हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। दोस्तों, जब आप आरआरबी एनटीपीसी के ऑफिशियल सिलेबस को देखोगे तो इसमें आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। वो है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसे आपको अच्छे से कवर करना है और इसमें भी आपका स्पेशल एम्फेसिस स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होना चाहिए। इस लेक्चर में आज हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट जरूर हैं जो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जामिनेशन में आपको इससे 3 क्वेश्चंस आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये लेक्चर आरआरबी एनटीपीसी 60 डेज के स्टैटिक जीके शेड्यूल का ही पार्ट है जो मैं अपने स्टैटिक जीके कोर्स में ही कंडक्ट करवा रहा हूँ। इस कोर्स को आप गूगल प्ले स्टोर से सिंपली क्रैक ऐप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को कवर किस तरीके से करेंगे? तो देखो, लेक्चर के लास्ट में आपको एक टाइमलाइन देखने को मिलेगा। अब ये जो टाइमलाइन मैंने बनाया है इसमें आपको आरआरबी के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो भी हैं, इसके अलावा एसएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो भी हैं, इसके अलावा वो सारी चीजें मौजूद हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन डेप्थ सवाल पूछ देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 1928 में रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो सीवी रमन के द्वारा, है ना। अगर इससे सवाल आ गया तो ठीक बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो आपसे अगर ये पूछ दिए जो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस कारण से मनाया जाता है? क्या उस दिन सीवी रमन का जन्मदिन था? नहीं, इसी दिन आपको रमन इफेक्ट डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये सारी जानकारी कैसे मिलेगी? तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पूरी की पूरी चीजों को टाइमलाइन के माध्यम से समझेंगे। देखो, शुरुआत हम लोग प्री इंडिपेंडेंस एरा से करेंगे और सीधे आगे बढ़ते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको कवर टाइमलाइन के माध्यम से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 रुपए का मिल रहा है। इस पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ दे सकते हैं और इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारा कोड आलोक यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे भारत की आजादी से पहले की, तो शुरुआत करेंगे 1757 से। क्यों? क्योंकि इस समय हुआ था बैटल ऑफ पलासी। दोस्तों, बैटल ऑफ पलासी जो था वो अपने आप में बड़ा ही यूनिक बैटल था और इसके अलावा बहुत ही डिसीजिव बैटल था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझो जो इस बैटल के हीरो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। ठीक है, इन्होंने ये सोचा जो भारत में सर्वेइंग कराया जाए, इससे क्या होगा? तो लैंड ओनरशिप की मैपिंग होगी और लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन हो पाएगा। और इसीलिए इन्होंने ठीक 10 साल बाद 1767 में मेजर जेम्स रेनल को इंडियन सर्वेयर बनाया, भारत का पहला इंडियन सर्वेयर। ठीक है, और ये बने फादर ऑफ इंडियन सर्वे। ठीक है, और अब ये समझो जो बैटल ऑफ पलासी अपने आप में यूनिक बैटल क्यों था, इसके पीछे में बड़ी यूनिक सी कहानी भी है। देखो, ऐसा है, जो बैटल ऑफ पलासी में एक साइड थे ब्रिटिशर्स और दूसरे साइड थे नवाब। कौन? तो नवाब सिराजुद्दौला और इसके साथ थे इनके फ्रेंच एलाइज। ठीक है, और ये बैटल लड़ा कहाँ पे गया था? तो मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर पलासी नाम के गांव में, आम के बगान में। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कैजुअलिटी देखो। कैजुअलिटी इधर ब्रिटिशर्स के साइड थी 29 और नवाबों के साइड थी 200। अब आप इस आंकड़े का अनइवननेस देखो। कारण क्या था? तो आधे से ज्यादा नवाब के साइड के जो सैनिक थे वो थे गद्दार और वो ब्रिटिशर से मिले हुए थे। ठीक है, यही कारण था ये पूरी की पूरी लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई थी। टोटल 11 आवर में ही ये पूरी की पूरी लड़ाई सिमट गई थी। ठीक है, तो है ना अपने आप में यूनिक। आधे से ज्यादा लोग तो आम खाने में व्यस्त थे। जून के महीने में लड़ाई हुई थी, 23 जून को। ठीक है, और लेकिन ये बैटल अपने आप में बहुत ही डिसिसिव था। डिसिसिव इसलिए था क्योंकि इसी ने मौका दे दिया आपको ब्रिटिशर्स को हमारे भारत में पैर जमाने का। ठीक है, पहले बंगाल में पैर जमाने का और उसके बाद हमारे भारत में पैर जमाने का। इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैटल है। और आपको पहले गवर्नर बने बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने सर्वेइंग की शुरुआत की जेम्स रेनल को नियुक्त करके, और ये बने फादर ऑफ इंडियन सर्वे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले मेडिकल कॉलेज की। लॉर्ड बेंटिक जो थे ये आपको इसके हीरो थे। कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खुलता है और ये ओल्डेस्ट हॉस्पिटल एशिया का था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लॉर्ड बेंटिक जो थे ये आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं उस समय के नितिन गडकरी की, यानी कि लॉर्ड डलहौजी की। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बड़ा ही मजा आता था। इन्होंने पहली बार हमारे भारत में टेलीग्राफ नेटवर्क बिछाया। कलकत्ता से लेके डायमंड हार्बर तक पहला टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया था, 30 माइल्स तक ये लंबा था। ठीक है। और इसके अलावा डलहौजी के नाम एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको फर्स्ट रेलवे लाइन का। ठीक है। बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर्स का था ये, और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा। 1853 बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर पहला रेलवे लाइन और डलहौजी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं पहले यूनिवर्सिटी की। लॉर्ड कैनिंग को ये क्रेडिट जाता है। देखो, लॉर्ड कैनिंग जब पहले वाइसरॉय बनते हैं, ठीक है, अंडर द क्राउन, ठीक है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में ये डिस्पैच आया था, तो इसके रिकमेंडेशन से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहली बार मॉडर्न यूनिवर्सिटीज की स्थापना इन्होंने करवाई थी, लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आईएमडी की बात कर लेते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये इसकी शुरुआत 1875 में होती है, और आपको हेनरी बेलफोर्ड जो है, ब्लैनफोर्ड जो है, ये आपको पहले वेदर रिपोर्टर बनते हैं। आरआरबी का ये पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आईएमडी का मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता में होता है, इसके बाद इसको शिमला ले जाते हैं, और शिमला से फाइनली न्यू दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। अभी ये न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले रेडियो वेव डेमो की। दोस्तों, अगर रेडियो वेव की बात होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात होगी, तो मार्कोनी का नाम तो आएगा ही आएगा। लेकिन मार्कोनी के पहले ट्रांसमिशन से पहले जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में ही रेडियो वेव का डेमो दिया था। ठीक है, इसीलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस रेडियो वेव के डेमो से इन्होंने घंटी बजाई थी और गन पाउडर को भी एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो यही कारण है, अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये सवाल आ जाए, जो फादर ऑफ रेडियो साइंस कौन हुए, तो जगदीश चंद्र बसु। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के पहले साइंस के इंस्टीट्यूशन की, जो कि बेंगलोर में 1909 में खुला। और ये यूं ही नहीं खुला, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इसके आपको 3 हीरो देखने को मिलेंगे। एक थे टाटा, ठीक है, जमशेदजी टाटा। उसका गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और महाराजा ऑफ मैसूर। महाराजा ऑफ मैसूर ने फंड भी दिया था और जमीन भी दी थी। और यही कारण था जो ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1909 में बेंगलोर में खुला था। ठीक है। और इसकी कल्पना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो है, ये यूएसए में जाते हैं। कब की बात है, तो शायद 1893 की, जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, वहां पे भाषण देने के लिए गए थे। और वहां पे इन्होंने देखा साइंस के डेवलपमेंट को, वहां के इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट को। तो वो ये चाहते थे जो हमारे भारत में भी इसी तरीके का एक इंस्टीट्यूशन खुले। इसलिए इन्होंने जमशेदजी टाटा को बताया। जमशेदजी टाटा ने स्टेट ऑफ मैसूर की हेल्प से और ब्रिटिश इंडिया की हेल्प से ये खोला। और इसकी बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट थे, वो थे चार्ल्स फेडरिक स्टीवेंस। इस बार के एसएससी सीजीएल का ये सवाल था, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को किसने डिजाइन किया था, तो उसका भी आंसर है चार्ल्स फेडरिक स्टीवेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आपको पहले डायरेक्टर थे मॉरिस ट्रेवर्स आईएसएससी के। और यहाँ पे आईएसएससी में ही आपको सीवी रमन जो है, पहली बार फिजिक्स डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करते हैं। दोस्तों, सीवी रमन की बात आई है तो 1928 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। ठीक है, कहाँ पे, तो कोलकाता में, जो कि लाइट स्कैटरिंग से रिलेटेड था। यही कारण है जो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। बहुत तो बार पूछा गया सवाल है ये। तो ये आप इस तरीके से दिमाग में रखना, जो इस दिन आपको रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ था। तो इनके बर्थडे से याद मत रखना, बर्थडे किसी और दिन होगा। ठीक है। तो नेशनल साइंस डे रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए मनाया जाता है। और यही कारण है जो इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में, और भारत रत्न इन्हें 1951 में दिया जाता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक और चीज जान के आश्चर्य होगा, जो स्विट्जरलैंड का जो साइंस डे है, वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मनाया जाता है। कारण क्या था, तो उस समय में ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ये स्विट्जरलैंड गए थे, तो उन्होंने, स्विट्जरलैंड वालों ने साइंस डे इन्हीं के नाम पे रख दिया। ठीक है। अब 1945 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बार फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। इसमें भी आपको टाटा ट्रस्ट का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे का भी योगदान था। लेकिन इसकी कहानी के हीरो थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। और इसके अलावा ये आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है।
तो 1945 रिमार्केबल डेट था क्योंकि इस समय में पहली बार फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत होती है। ठीक है, टीआईएफआर के ही लोग होते हैं। ठीक है, इनिशियली ये आपको स्टार्ट होता है आईएससी बेंगलोर में। ठीक है, उसके बाद मुंबई ये लोग मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आजादी के बाद की। दोस्तों आजादी की बात करते हैं तो नेहरू के विजन को आप समझो, ये सेल्फ रिलायंस साइंस पे को बैकग्राउंड मानते हुए ये चाहते थे जो हम लोग आत्मनिर्भर बने। और नेहरू खुद साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। यही कारण है जो आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नेहरू के विजन को आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया, आर्टिकल 51A(H) कैटेगरी में। ठीक है, कब? तो 1976 में। ठीक है, क्या था ये? तो आपको साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म एज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कीवर्ड्स आपके पास हैं, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। बहुत तो बार पूछा गया सवाल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1948 की। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट चेयरमैन इसके बने थे होमी जहांगीर भाभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तो बार रिपीट हुआ है। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1948। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पहला न्यूक्लियर बॉडी था। ठीक है, आपने न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ लिया 1945, और न्यूक्लियर बॉडी की बात करेंगे तो 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, ये होमी जहांगीर भाभा का ही ब्रेन चाइल्ड था, अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित नेहरू एंड सरदार पटेल। दोस्तों 1950 में इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की शुरुआत होती है, लेकिन इसका फॉर्मल एडॉप्शन जो है वो 1958 में होता है। दोस्तों इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को समझना बहुत ही जरूरी है, और इसको समझने के लिए आपको ये मैप देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की चीजें देख रहे हो ये है बेसिकली आपका यूरेनियम रिजर्व। ठीक है, जो कि ग्लोबल रिजर्व का ओनली 1 to 2% है। ठीक है, और आपको किसी भी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सरवाइव करने के लिए यूरेनियम तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे जो आप रेड कलर का चीज देख रहे हो वो है आपका थोरियम। थोरियम डिपॉजिट हमारे यहाँ भरपूर है, यानी कि वर्ल्ड का 25% जो थोरियम है ये भारत में पाया जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का ये सवाल है शायद 2017 का। ठीक है, जो हमारे भारत में केरला के सैंड्स में मोनाजाइट सैंड जो होता है वहां पे क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर इज थोरियम। ठीक है, अब थोरियम का सबसे बड़ा चैलेंज ये है जो ये अपने आप में फिजाइल नहीं है। ठीक है, तो इसको फिजाइल बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए ये 3 स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, और इसका ये भी आपका होमी जहांगीर भाभा का ही ब्रेन चाइल्ड था। इसमें क्या है ना, जो स्टेज 1 में हम लोग यूज करेंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें फ्यूल होगा नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, दोस्तों यूरेनियम का सबसे बड़ा आपको प्रोड्यूसर जो है वो है कजाकिस्तान। कभी कभी ये भी पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यूरेनियम का यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगा ही, लेकिन जो स्पेंट फ्यूल होगा वहां से हम लोग प्लूटोनियम 239 ले लेंगे, और इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे एफबीआर में। एफबीआर क्या है? तो स्टेज 2, जिसको हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। फास्ट ब्रीडिंग इसलिए क्योंकि जितना ये आपको कंज्यूम करता है, इनपुट करता है, उससे ज्यादा फिजाइल मटेरियल ये आउटपुट करके देता है, इसीलिए इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, इसमें फ्यूल इफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां से हम लोग यूरेनियम 233 को लेके थोरियम के साथ मिला के ये एडवांस्ड रिएक्टर है स्टेज 3 का। ठीक है, एडवांस्ड इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ इट्स काइंड है, सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ थोरियम रिजर्व्स ज्यादा है, तो इसको हम लोग फिजाइल बनाने के लिए ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोरियम के साथ इसको मिलाया जाता है, और इस तरीके से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन किया जाता है। तो ओवरऑल आपका ये रहा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं साल 1951 की। यहाँ पे पहला 5 ईयर प्लान आता है जिसमें साइंस की भी अच्छी खासी फंडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा 5 आईआईटीज खुलते हैं। ठीक है, उसके अलावा डैम्स जो हैं, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुद डैम, दामोदर वैली डैम्स, ये सारे के सारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही बनाए गए थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 को स्टैब्लिश किया जाता है, जो अब बदल के नीति आयोग हो गया है। दोस्तों 5 ईयर प्लान आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैनल पे आपको 5 ईयर प्लान की वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36 मिनट की आई थिंक वो वीडियो है, और इस वीडियो को आप मिस मत करना, इससे भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल देखने को जरूर मिलेंगे।
बात करते हैं 1954 की। यहाँ पे पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम था एईटी। ट्रॉम्बे में ये बनाया जाता है, जिसको बाद में बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया, इसकी कहानी आगे है। ठीक है। जनवरी 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे बनाया गया, और ये आपको इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा ही ये बनवाया गया था। ठीक है। और जब होमी जहांगीर भाभा की 1966 में मृत्यु हो जाती है, तो एईटी का नाम बदल के बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया जाता है। ठीक है। दोस्तों, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो कब बनाया गया था, तो 1954 में। और हु चेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो पीएम। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ भारत की सॉवरेन और पावरफुल न्यूक्लियर पावर होने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, साल 1955 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम था पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन बोली थी, जो नो पावर इज कॉस्टलियर देन नो पावर। दोस्तों, भाभा ये कहना चाह रहे थे, जो अगर इंडिया को वेस्टर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको न्यूक्लियर मीन्स से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी, क्योंकि भारत के पास नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज का लिमिटेशन है और ये ग्रोइंग डिमांड्स को मीट नहीं कर सकता है। तो नो पावर इज कॉस्टलियर देन नो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी कभी ऐसे लिखने का मौका हो तो ये सारी लाइनें आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 1956 की। इस समय में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा क्रिटिकल होता है। इसने क्रिटिकलिटी अचीव की थी 1956 में। ठीक है। और 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री नेहरू ने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है और इसका नाम रखा अप्सरा। अब मैंने इसको कैसे याद रखा है, तो APSARA 1 2 3 4 5 6, ये जो 5 6 है ना, इससे मैंने 1956 याद रखा था। दोस्तों, अप्सरा जो था ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दोस्तों, साल 1958 में डीआरडीओ एस्टेब्लिश होता है और इसी के साथ मिसाइल आरएनडी बिगिन हो जाती है। ठीक है। अब मैंने डीआरडीओ कैसे याद रखा है, तो डीओ है ना, ठीक है, और 8 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, डीओ। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, याद हो जाना चाहिए मुझे लगता है। 1958 है ना, 1958। तो ये जो 8 है इसको मैंने डी ओ इस तरीके से याद रखा है। ठीक है। तो आपको भी याद हो जाएगा अगर आप करोगे उस तरीके से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइरस रिएक्टर की। दोस्तों, 1960 में साइरस रिएक्टर को शुरू किया गया। ये 40 मेगावाट का रिएक्टर था। कहाँ पे, तो बार्क बॉम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और ये कनाडा और यूएस के एड से ये चलाया गया था। हैवी वाटर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया गया था और इसका नाम था कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज यानी कि साइरस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमारे भारत में 1974 में जब स्माइलिंग बुद्धा नाम का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उसमें इस रिएक्टर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। दोस्तों, साल 1962 से हमारे भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। पहला स्पेस रिसर्च बॉडी इंकोस्पार इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च अहमदाबाद में इसको स्टार्ट किया जाता है। विक्रम साराभाई का सजेशन हुआ करता था और पीएम नेहरू ने इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत शुरू किया था 1962 में। ठीक है। दोस्तों, इंकोस्पार इनिशियली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ही पार्ट हुआ करता था, जिसके चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। होमी भाभा जो थे ये डायरेक्टर थे आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। और एपीजे अब्दुल कलाम ये उस समय में टीम मेंबर हुआ करते थे। दोस्तों, इंकोस्पार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी कि TERLS थुम्बा केरला में ये बनाया गया। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा भाई के लाइफ से रिलेटेड है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, इनको स्पार का नाम बदल के इसरो कर दिया गया यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। कब, तो 1969 में। बहुतों बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। साराभाई जो थे ये फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम थे। और भाभा जो थे ये इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर यानी कि जनक कहलाते थे। ठीक है। दोस्तों, 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया गया, जिससे हमारे देश में न्यूक्लियर एक्टिविटीज को रेगुलेट किया गया। और इस एक्ट के तहत हमने ये घोषणा की, जो ये एटॉमिक एनर्जी जो है इसका इस्तेमाल पीपल के वेलफेयर के लिए किया जाएगा और फॉर पीसफुल पर्पसेस किया जाएगा।
दोस्तों साल 1963 हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इस समय में हम लोगों ने पहला सिग्नेचर स्पेस में छोड़ा था। ठीक है, पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे रॉकेट जो कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया था और इसके पीछे एक व्यक्ति थे जो थे साराभाई। और इस तरीके से हमने वर्ल्ड को बता दिया जो अब हमारे यहाँ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। दोस्तों साल 1965 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल हुआ था और इसके पीछे थे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और ये थे आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और इनको भारत रत्न 2024 में मिलता है मरणोपरांत यानी कि पोस्टमसली। और इसी के साथ हम लोगों ने व्हीट और राइस में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली थी। दोस्तों साल 1966 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस समय में होमी जहांगीर भाभा का देहांत हो जाता है। कहाँ पे? तो मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ियों में प्लेन क्रैश हो जाता है। ये आप न्यूज में देख सकते हैं। दोस्तों ये दुर्घटना तब होती है जब प्लेन जिनेवा एयरपोर्ट पे लैंड करने की कोशिश करता है, उसी समय की ये बात है। ठीक है, बात करते हैं 1967 की। यहाँ पे एटमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल के भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर कर दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे, भाभा के नाम पे। दोस्तों 1967 में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीकॉम सैटेलाइट स्टेशन अहमदाबाद में ये खुलता है। ये आपका आरआरबी में पूछा हुआ सवाल था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। दोस्तों 1969 में जैसा कि हम लोगों ने देखा, इंको स्पार का नाम बदल के इसरो कर दिया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके पीछे भी थे साराभाई। और इस तरीके से स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज के लिए एक फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाता है। दोस्तों 1969 एक और चीज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वो था पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर। 320 मेगावाट का था। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था, बहुत तो बार ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक और यूएसए के मदद से बनाया गया था। ठीक है, अंडर द अग्रीमेंट ऑफ 123 एग्रीमेंट। अब ये 123 एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखो, अमेरिका का जो न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट है उसके तहत एक आर्टिकल है 123। ठीक है, और उसके तहत ये दूसरे देशों के साथ न्यूक्लियर एनर्जी पे पार्टनरशिप करते हैं। इसीलिए 123 एग्रीमेंट, जो कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप किया गया। और इसका ऑपरेटर कौन सा था? तो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, 1970 किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए। इसके पीछे वर्गीज कुरियन, ठीक है, जो कि आपको द ब्रेन बिहाइंड द व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने डेयरी टेक्नोलॉजी में तरक्की की। ठीक है दोस्तों, व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत ही ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था 13 ऑफ जनवरी 1970। 1970 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। दोस्तों वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद से ही इंडिया मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाता है। दोस्तों अमूल ट्रिनिटी भी आप जान लो साइड में। ठीक है, देखो वर्गीज कुरियन जो थे वो, उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। त्रिभुवन दास के पटेल जो थे, ये थे आपको अमूल के फाउंडर। और हरिचंद एम दलाया जो थे, ये स्प्रे ड्राइंग बुफेलो मिल्क इनोवेटर थे। और इस तरीके से मिल्क पाउडर जो है हमारे देश में अच्छा खासा पैदा होने लगा। पैदा क्या मतलब प्रोड्यूस होने लग गया। ठीक है दोस्तों, हमें सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी पे काम करना था और इसके तहत एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। ठीक है, जो कि विक्रम साराभाई के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब इसके लिए APJ अबुल कलाम जो थे वो इसरो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अंडर साराभाई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और SLV-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, बस ये दो फिगर बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है विक्रम साराभाई और दूसरा है APJ अबुल कलाम। ठीक है, लेकिन साराभाई का देहांत भी 1971 में हो जाता है। इनकी मृत्यु त्रिवेंद्रम में दिल का दौरा पड़ने से हो जाती है। और इनके जैसा कि हम लोगों ने देखा, जब भाभा मरे थे तो AET का नाम बदल के BARC कर दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। यहाँ पे आपको तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो था, इसका नाम बदल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक मून का क्रेटर भी है, उसको 1974 में साराभाई के नाम पे रखा गया। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, उसमें जो लैंडर था, ठीक है, उनका उसका जो नाम था वो भी विक्रम था, इन्हीं के नाम पे था, विक्रम साराभाई के नाम पे था। क्योंकि उनका ये सपना था कि एक दिन हम लोग चांद पे कदम रखें।
दोस्तों इस घटना से जुड़ी एक कहानी ये है, जो कार्तिक जो विक्रम साराभाई के बेटे थे वो नहीं पहुंच पाते हैं, इसी कारण से मल्लिका साराभाई ने इनको अग्नि दी थी, मुखाग्नि दी थी। मल्लिका साराभाई जो हैं वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करती हैं, ठीक है, जो मैंने डांस वाले लेक्चर में पढ़ाया है, ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। और इनका जो ये अस्थियां जो थी वो आपको समंदर में थुम्बा, जो वहां पे जो TERLS जो था, जो जिसका नाम बदल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर किया गया, वहीं पे विसर्जित कर दी गई थी। तो ये सारी कहानियां विक्रम साराभाई से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और 1972 में आपको राजस्थान का ही नहीं, भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एस्टेब्लिश होता है, और इसमें कनाडा हमारी अच्छी खासी सहायता करता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंडिया का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 1972 में, नाम क्या था, तो रैप्स 1, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कनाडा इसकी सहायता हमें करता है, ठीक है। 1974 की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इसी समय में होता है, नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा, क्यों, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये किया जाता है, ठीक है। और इसको पोखरन 1 भी कहते हैं। इसके पीछे जो की फिगर थे वो थे राज रमन्ना, ठीक है, जो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। डेट था मई 18 1974, और यहाँ पे आप अखबारों में देख सकते हो, इंटरनेशनल अखबारों में इस तरीके से ये छपा था। ये शिवलिंग है, इसको एटॉमिक एनर्जी का स्रोत दिखाया गया है, ठीक है। और दिखाया गया है जो इतनी गरीबी होने के बावजूद ये इन्होंने आपको पोखरन कंडक्ट कर दिया, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन क्लब में हमारी एंट्री हो जाती है, ठीक है। और राज रमन्ना जो थे उस समय में डायरेक्टर थे, किसके, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, ठीक है। अब पोखरन कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जो है उस समय में प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, ठीक है। अब 1975 की बात कर लेते हैं। इस समय में पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है, जो ये आपको लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो वो था सोवियत यूनियन का सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट, ठीक है। और ये कहां से छोड़ा गया था, तो कैप्यूस्टिन यार, जो कि सोवियत यूनियन में था, ठीक है। और ये इंडिया का पहला इंडिजिसनी बिल्ट सैटेलाइट था, जो कि सोवियत असिस्टेंस के साथ छोड़ा गया था, ठीक है। कब की बात है, तो अप्रैल 19 1975, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों 1975 में एक सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया जाता है इसरो के द्वारा। ये सवाल RRB में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है, जिसमें इसरो और नासा का पार्टनरशिप देखने को मिला था। दोस्तों 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट तो हमने भेजा था, लेकिन इसमें हमारी मदद की थी सोवियत यूनियन ने। हमारा अपना जो पहला अटेम्प्ट था सैटेलाइट छोड़ने का, ठीक है, वो फेल हो जाता है। कब की बात है, तो अगस्त 1979 का, जब SLV-3 प्रोजेक्ट जिसमें कलाम ने इसरो ज्वाइन किया था, ठीक है, ये फेल हो जाता है। और ये रॉकेट जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का बहुत बड़ा सेटबैक है, ठीक है। यानी कि इसरो का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 जो था वो फेल हो जाता है, ठीक है। और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुआ करते थे APJ अबुल कलाम। लेकिन यहाँ पे आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी। देखो प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो थे APJ अबुल कलाम, और उस समय में चेयरमैन हुआ करते थे सतीश धवन, ठीक है। पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सतीश धवन ने अपने ऊपर ले ली थी, ठीक है। और इसका वर्णन APJ अबुल कलाम ने अपनी किताब में भी किया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सतीश धवन वॉज द मैन बिहाइंड कलाम, ये आपको दिमाग में रखना है। 1980 की बात कर लेते हैं। SLV-3 में जो भी खराबी थी उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किया है, और उसके बाद पहला इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च होता है 1980 में, ठीक है। रोहिणी 35 kg का था, ठीक है। और द मैन बिहाइंड इट अगेन कलाम, ठीक है। कब की बात है, तो 18 जुलाई की। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इस तरीके से हम लोग 7th कंट्री ऐसे बन जाते हैं जिसके पास अपनी रॉकेट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। और उस समय में अखबार में ये छपता है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो चीज हमें चोट पहुंचाती है वो हमें जरूर कुछ न कुछ सिखाती भी है। द थिंग्स वी हर्ट इंस्ट्रक्ट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था। दोस्तों साल 1980 में हमारा पहला इंडिजिनियस सैटेलाइट जो है वो पहुंच तो जाता है स्पेस में, लेकिन 1981 में पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, एप्पल लॉन्च किया जाता है। कहां से, तो फ्रेंच गिनी से, ठीक है। और इसका नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। और ये भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ करता था। अब आप इमेज में देख लो, ठीक है, यहाँ पे बैलगाड़ी से हम लोग सैटेलाइट ले जा रहे हैं, बताओ। दोस्तों साल 1983 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुतों बार पूछा जाएगा, क्योंकि इस समय में IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत होती है। और ये भी आपको कलाम का ही ब्रेन चाइल्ड था। और यहां से शुरुआत होती है हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की। ठीक है। और इसमें DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। और इस IGMDP में काम किस पे होना है, तो देखो, पृथ्वी मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है। फिर त्रिशूल जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसका रेंज छोटा है। उसका अग्नि की बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो अभी आप देख रहे हो वो अग्नि 5 हाल ही में लॉन्च किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटिंग कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे। और अभी अग्नि 7 पाइपलाइन में है। ठीक है। और यही कारण है जो APJ अब्दुल कलाम को द मिसाइल मैन कहा जाता है। किस कारण से, तो इन्होंने IGMDP स्टार्ट किया था। ठीक है। दोस्तों साल 1984 किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहला इंडियन स्पेस में भेजा था, और यहाँ पे भी सोवियत यूनियन का बहुत ही बड़ा रोल था। ठीक है। राकेश शर्मा ऐसे वो पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे भारत की तरफ से। सोयूज T11 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इनका स्पेस क्राफ्ट था। ठीक है। और स्पेस स्टेशन की बात करें तो सैल्यूट 7। ठीक है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था, जो स्पेस से इंडिया कैसा लग रहा है जरा बताओ। ठीक है। तो उन्होंने कहा था जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि बेटर देन द होल वर्ल्ड। ठीक है। और ये आप देख सकते हो जो न्यूज़पेपर में क्या छपा था, इंडियन लॉन्च्ड इनटू स्पेस। ठीक है। ये रहे राकेश शर्मा। दोस्तों ईयर 1985 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन आपको इस साल फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ऑपरेशनल होता है। कहाँ पे, तो कलपक्कम में, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से हमारे देश में ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत होती है अंडर द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। और ऐसा करने वाले हम लोग 7th नेशन बन जाते हैं आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, UK, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड रशिया। यहाँ पे इमेज में आप फर्स्ट क्रिटिकलिटी का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है। इतने सारे लोग नजर गड़ाए हुए देख रहे थे। ठीक है। ऑल आइज ऑन कलपक्कम। ठीक है। FBTR गोज क्रिटिकल, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों साल 1983 में जो IGMDP की शुरुआत की गई थी, अब उसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। पहला पृथ्वी मिसाइल, ठीक है, 1988 में छोड़ा जाता है। ठीक है। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा जो पृथ्वी मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कब होता है, तो ये 1988 में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 1989 की बात कर लेते हैं, तो पहला अग्नि मिसाइल, ठीक है, जो कि एज ए डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में छोड़ा गया था। ठीक है। इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर तक की होती है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में होते हैं। PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और इस तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। और इसके तहत आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखने को मिल जाता है। ठीक है। साल 1995 में पहला त्रिशूल मिसाइल, जैसा कि नाम से आपको लग गया होगा, त्रिशूल, जमीन से फेंक के मारो, आकाश में कुछ भी होगा उसको मार के गिरा दो। इसका रेंज 5 to 9 किलोमीटर ही होता है, छोटा सा रेंज होता है, त्रिशूल की तरफ फेंक देना है। सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, सैम। ठीक है। दोस्तों 1985 में हम लोगों ने कलपक्कम में FBTR देख लिया था, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। ठीक है। अब 1996 की बात कर लेते हैं। पहला यूरेनियम 233 फ्यूल्ड रिएक्टर कामिनी जिसका नाम था, ठीक है, कलपक्कम में स्टार्ट होता है। ये थोरियम बेस्ड है एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है। ये आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। कामनी इज द वर्ल्ड्स ओनली थोरियम बेस्ड रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 233, डिमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज एडवांसमेंट इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड थोरियम यूटिलाइजेशन। ठीक है। दोस्तों ईयर 1998 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 1974 में हम लोगों ने पोखरण 1 किया था। ठीक है। और 1998 में पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 1 जो था वो था स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में पोखरण 2 हुआ था जो था ऑपरेशन शक्ति। देखो स्माइलिंग बुद्धा जो था वो ये दिखाता था, जो देखो ऐसा है, जो अब हम लोग न्यूक्लियर केपेबल कंट्री हो चुके हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री आफ्टर P5 क्या होता है, तो UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, कौन कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स,
इसके अलावा रशिया, उसके अलावा फ्रांस, उसके अलावा ब्रिटेन और उसके अलावा चाइना। ठीक है, इसके अलावा भारत ही एक ऐसी कंट्री है जो कि अब न्यूक्लियर केपेबल है। हम लोगों ने वर्ल्ड में ये मैसेज दिया था। ठीक है, और बेनजीर भुट्टो ने यूएन में जाके ये बोला था जो अब इंडिया हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेगा। ईयर 1998 में हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया था। ये बेसिकली एक तरीके से शक्ति परीक्षण था। हमने पूरे वर्ल्ड को ये बताया था तो देखो भाई अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। पहले पीसफुल पर्पसेस के लिए था। ठीक है, अगर लेक्स बनाने हो, बड़े बड़े डैम गिराने हो तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। ठीक है, और इस लेकिन हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी हैं और हम लोगों ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की भी घोषणा की, जो हम लोग शुरुआत में पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे इस चीज का। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर को एज अ डिटरेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, तो कोई कंट्री हम पे हमला करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो दिस थिंग विल एक्ट एज एन डिटरेंस। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और पाकिस्तान इतना खुन्नस में था, जो देखो मई 11 टू 13 1998 में हम लोगों ने पोखरण 2 किया, और मई 28 1998 में इन्होंने चगाई 1 किया। चगाई 1 क्या था, तो इन्होंने ताबड़तोड़ 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले। ठीक है, जो ये दिखाने के लिए तो भाई हम भी तुमसे कम है नहीं। और आपको बता दें, जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, जब हम लोगों ने पोखरण 1 किया था, जो हम लोग घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बना कर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पोखरण 2 की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो इसमें पहली बार हम लोगों ने फ्यूजन डिवाइस को एक्सप्लोर करके देखा था। फर्स्ट थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस का भी एक्सप्लोजन होता है अलोंग विद 4 फिजन डिवाइसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साल 1999 इसमें हम लोगों ने अग्नि 2 मिसाइल छोड़ा था, और इस तरीके से हम लोग शॉर्ट नहीं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट स्टेब्लिश कर लिया था। दोस्तों, अगर छोटे पेलोड को अगर स्पेस में भेजना हो तो इसके लिए पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पेलोड हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना हो तो इसके लिए हमें लगेगा जीएसएलवी। पहला जीएसएलवी लॉन्च जो है, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, ये आपको 2001 में लॉन्च किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेलोड था उस समय में जीसैट 1। अब आपको जीसैट की सीरीज दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो पहली बार जीसैट 1 जो है वो 2001 में भेजा गया था। ठीक है, और इसका पेलोड था 1540 केजी। ठीक है, कहां से, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा में है। और इस तरीके से हम लोग हेवियर पेलोड को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकते थे। दोस्तों, 2001 एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रह्मोस का पहला लॉन्च होता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी, जो कि डीआरडीओ और रशिया के एनपॉम वहां का जो संस्थान है उसके हेल्प से बनाया गया था। ठीक है, और ये जो ब्रह्मोस नाम है ये बेसिकली 2 रिवर पे बेस्ड है। एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरा है मॉस्कोवा, जो कि रशिया की रिवर है। ब्रह्मपुत्र तो हमारी अपनी रिवर है। तो इसके तहत हम लोग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, साल 2002 पहला आकाश मिसाइल यानी कि सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में पहला आकाश मिसाइल लॉन्च होता है। कब, तो 2002 में। ठीक है, इस तरीके से हमारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, 2003 इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या होता है, जो मेटसैट का नाम बदल के कल्पना 1 कर दिया जाता है। दोस्तों, कल्पना चावला जो थी, ठीक है, ये कोलंबिया स्पेस शटल में थी और वो क्रैश हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, तो 2003 में। और हम लोगों ने मेटसैट 1 जो सैटेलाइट था उसका नाम बदल के कल्पना 1 कर दिया था। ठीक है, और ये जो मेटसैट 1 था ये आपका पहला डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2004 की बात कर लेते हैं, तो पहला एजुकेशनल सैटेलाइट, आरआरबी ने पूछ रखा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। एडुसैट इसका नाम है, जीसैट 3 1950 केजी की इसका पेलोड था, और जीएसएलवी F01 से हम लोगों ने इसको भेजा था। ठीक है, अब आरआरबी ने क्या पूछा था, तो ये पूछा था जो एडुसेट का दूसरा नाम क्या है, तो जीसैट 3। ठीक है, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, साल 2007 में नैनो मिशन लॉन्च होता है, और इस तरीके से हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं। 2008 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 1 इस समय में कंडक्ट हुआ था। 1380 केजी का पेलोड था। पीएसएलवी C11 लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, और ये पूछते हैं, पता होना चाहिए, और ये कब हुआ था, तो अक्टूबर 22
2008 और ये मिशन जो है ये 2009 में अगस्त 29 को खत्म हो जाता है। कारण क्या है? तो स्पेसक्राफ्ट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब इसरो अपना कम्युनिकेशन लॉस्ट कर देता है स्पेसक्राफ्ट से। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो आपको मून पे पानी के सबूत मिले थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों वैसे तो आपको अगस्त 29 2009 को कम्युनिकेशन लॉस तो हो जाता है, लेकिन बाद में नासा के एक इंटर प्लैनेटरी रडार ने ये बताया जो भाई साहब आपका स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है, ठीक है, एक एक्टिव है और एक डोरमेंट हो रखा है, ठीक है। दोस्तों साल 2008 में इंडिया यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करता है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इसलिए था क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड अब हमें रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर मानने लग गया था। इस डील के तहत हम लोगों ने फ्यूल को सिक्योर कर लिया था और हम लोग एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं थे। इसके बावजूद हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील क्रैक किया, ठीक है। और ये एनपीटी क्या है? तो दोस्तों ये एक तरीके की संधि थी जो ये कहती थी जो हमें न्यूक्लियर के प्रोलिफरेशन को रोकना है और इसके तहत जो P5 कंट्रीज यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में न्यूक्लियर चीजों का आदान और प्रदान होगा, न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह उन्हीं को दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोगों ने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर लिया तो एक तरीके से हमारे रास्ते खुल गए। अब हम लोग अदर कंट्रीज से भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस पा सकते थे। ईयर 2012 अग्नि सीरीज की वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एशिया के साथ साथ अब यूरोप में भी कहीं भी मार सकती थी, वो डेवलप होती है, ठीक है। दोस्तों ये चार्ट मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाकी के जितने भी मिसाइल्स हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर 5000 किलोमीटर तक हम लोग मार सकते हैं तो कौन कौन सा एरिया यहाँ तक कवर कर सकते हैं ये आप मैप के रेडियल डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जितनी भी मिसाइल्स हैं वहां पे यहाँ पे मैंने आपको कितनी किसकी मारक क्षमता है यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, जरूर पढ़ लेना। दोस्तों साल 2013 में पहला निर्भय मिसाइल टेस्ट होता है। निर्भय मिसाइल इंपॉर्टेंट किस लिए है? दोस्तों आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा जो कि इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था, है ना, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैटेगरी में हमें डालता है, ठीक है। लेकिन हमारा अपना इंडिजिनियस एफर्ट क्या है? तो ये है निर्भय मिसाइल जो कि सब सोनिक क्रूज मिसाइल था, ठीक है। जब हम लोगों ने 2013 में इसको लॉन्च किया था तो फिर हमारे पास चैलेंजेस देखने को मिले थे, ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। और ये निर्भय मिसाइल का काम क्या है? तो ये आपको न्यूक्लियर वॉरहेड को कहीं भी लेके जा सके, ठीक है, कहीं भी मार के गिरा सके, ये सारी चीजें करने के लिए और इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए था, ठीक है, जिसका धीरे धीरे बाद में डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों IRNSS, ठीक है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका पहली बार लॉन्च होता है 2013 में। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको इंडिया के नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन का प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि 2016 से ऑपरेशनल है। अब हमारा अपना जीपीएस है, अब हमें जीपीएस के लिए यूएस पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, रशिया पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये हमारा अपना जीपीएस है IRNSS, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों साल 2013 पहला मार्स मिशन मंगलयान, ठीक है, और रॉकेट का नाम था PSLV C25। नवंबर 5 2013 को हम लोग मंगलयान भेजते हैं, ठीक है। और ये इंडिया का पहला मार्स मिशन होता है और इसके तहत इंडिया इंटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में चौथा स्पेस एजेंसी बन जाता है, ठीक है। और पहला एशियन नेशन जो कि मेडन अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में ही सफलता पा लेता है, ठीक है। और अदर कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूएसए का नासा, रॉसकॉस्मोस रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। 2014, दोस्तों ये डेट याद रखना है इसीलिए मैंने अलग से स्लाइड ऐड कर दिया है। सितंबर 24 2014 को आपको फर्स्ट एशियन मार्स ऑर्बिट यानी कि जो हमारा मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था वो मार्स ऑर्बिट में एंटर कर जाता है, ठीक है। 2015 में क्या हुआ था? तो इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट उसका लॉन्च होता है, ठीक है। और इससे हमारे स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलती है। साल 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो जाती है। शिलोंग में वो किसी यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे होते हैं, IIM शिलोंग में, हाँ।
ठीक है, और उसी समय में इनको दिल का दौरा पड़ता है और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। साल 2016 में पहला RLV-TD का टेस्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग। लॉन्च होगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर उसको हम लोग रीयूज कर सकेंगे। दोस्तों ईयर 2017 को इसरो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है? तो 104 सैटेलाइट्स को सिंगल मिशन के तहत ये आसमान में भेजता है, जिसमें 103 नैनो सैटेलाइट्स होते हैं और इसके अलावा प्राइमरी पेलोड कार्टोसैट 2D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। ठीक है, ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला स्पेस एजेंसी होता है। ठीक है दोस्तों, 27 मार्च 2019 को टीवी पे एक अनाउंसमेंट होती है, जो पीएम मोदी रात को 8 बजे आएंगे और इम्पोर्टेंट घोषणा करेंगे। हमारा गला सूख जाता है, जो फिर से डीमोनेटाइजेशन तो नहीं होने वाला है, लेकिन नहीं, पता चलता है जो इंडिया अब चौथा ऐसा कंट्री हो गया है जिसको सैटेलाइट को आकाश में ही गिरा देने की क्षमता हो गई है। यानी कि पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, जिसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। दोस्तों ऑपरेशन शक्ति पोखरण से रिलेटेड है, मिशन शक्ति जो है वो फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड है, जिसको डीआरडीओ इसरो ने मिलकर कंडक्ट किया था। कहां से? तो व्हीलर आइलैंड ओडिशा, जिसे अब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि 300 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई सैटेलाइट होगा, उसे हम लोग अब मार गिरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साल 2019 में चंद्रयान 2 भी कंडक्ट होता है। जीएसएलवी मार्क 3 से हम लोग इसको भेजते हैं जुलाई 22 2019, आपको याद रखना है। जिसमें क्या है ना, जो ये आपको पार्शियल सक्सेस था ये मिशन, जिसमें ऑर्बिटर जो था वो सक्सेस कर जाता है, लैंडर विक्रम जो था वो फेल हो जाता है। और इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम वनीथा। कभी कभी सवालों में पूछ देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईयर 2023 इंडिया ओवर द मून, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग होता है और भारत ऐसा पहला कंट्री बन जाता है जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है। ठीक है दोस्तों, साल 2023 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी कि आदित्य L1, ठीक है, इसको प्लेस कर दिया जाता है आपको अर्थ सन के लैग्रेंज पॉइंट L1 पे। ठीक है, और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी था। ईयर 2024, 2024 का ये न्यू ईयर गिफ्ट था, यानी कि जनवरी 1 2024 को इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सरे पॉलिमेट्री मिशन लॉन्च किया जाता है, और ये हमारी इंडिया की कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाता है। अब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस के एक्सरेज के एमिशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। साल 2024 में पुष्पक RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी टेस्टिंग होता है। साल 2024 में फर्स्ट ऑर्बिटल डॉकिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आने के चांसेस हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्पेडेक्स, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कब की बात है? तो 30 दिसंबर 2024। तो ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लॉन्च व्हीकल था PSLV C60। ये हमारी इंडिया की कैपेबिलिटी इतनी हो गई है, जो अब 2 स्पेसक्राफ्ट की ऑटोनॉमस डॉकिंग हो सकती है ऑर्बिट में। ठीक है, और ऐसा करने वाले हम लोग 4th कंट्री बन चुके हैं। ठीक है, आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। और इससे हमारा सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस और इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन जो है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। दोस्तों ये आपके करंट अफेयर्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये है 2025 का इसरो का 100th मिशन, यानी कि NVS-02। ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, GSLV F-15 से ये भेजा गया है। ठीक है, और ये अंडर नेविक प्रोग्राम है, यानी कि नेविगेशन के अंतर्गत है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों साल 2025 का जो बजट पेश हुआ था, इसमें पहला न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात हुई थी। ठीक है, और इसके लिए 20,000 करोड़ की फंड की भी एलोकेशन कर दी गई है। देखो 2047 तक हमारा 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बिल्डअप करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, और ये जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट है, उसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट कब आया था? तो 1962 में आया था, अभी हम लोगों ने देखा।
दोस्तों अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है इसके तहत आपको 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर लगाने हैं बाय 2033 और इसके लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर दी है, वो आगे हम लोग देखेंगे। साल 2025 में 2 न्यूक्लियर पैक्ट देखने को मिले हैं। एक तो है इंडिया फ्रांस न्यूक्लियर पैक्ट, ठीक है, जिसमें एसएमआर यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की बात की गई है और क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात की गई है। दूसरा है इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील एडवांस, इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ये 123 एग्रीमेंट के तहत था और ये 123 एग्रीमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके तहत आपको यूएस न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो भी रेगुलेटरी ऑब्स्टेकल्स हैं सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से लेके उसमें भी छूट दी गई है, उसे भी कम किया गया है। ठीक है, देखो यूएस क्या करता है, एक एंटिटी लिस्ट मेंटेन करता है। ठीक है, इसमें से कुछ इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज हैं उसको हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको लॉजिस्टिक्स में डालने में कोई रेगुलेटरी परेशानी अब नहीं आएगी। दोस्तों आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप यहाँ पे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्विक रिवीजन की हेल्प हो जाएगी। ठीक है,